नमस्कार। अगला जो पाठ है, शीर्षक पाठ का है क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक निबंध है और निबंध सामान्य उसके बारे में हम बताएं तो निबंध मतलब सामान्य उसका अगर अर्थ हम बताएं तो निबंध मतलब जिसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता। सामान्य जो अर्थ है तो बंधन नहीं होता मतलब व्यक्ति लिखने वाला होता है, वह अपने विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त कर सकता है। तो जिसमें लेखक या लिखने वाला व्यक्ति अपने विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त करता है उसे निबंध कहा जाता है। तो ये एक निबंध है। निबंध का शीर्षक टाइटल है क्या निराश हुआ जाए और इसके निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े निबंधकारों में से एक ये निबंधकार है। बहुत सारे अच्छे अच्छे निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं। काफी प्रसिद्ध उनके निबंध हुए हैं। तो उसमें से एक ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध ये निबंध है जिसमें लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। शीर्षक क्या निराश हुआ जाए। आप देखें सभी विद्यार्थी, आपके पास हिंदी की किताब है, पाठ्य पुस्तक आपके पास उपलब्ध है। तो जब आप ये वीडियो देखें तो पाठ्य पुस्तक आप अपने पास रखिए। अवश्य जो है वह आपको ये पाठ्य पुस्तक अपने पास वह रखनी है। तो क्या निराश हुआ जाए जिसमें लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कैसे विचार व्यक्त किए हैं लेखक ने देखा, हम भी देखते हैं, हर रोज समाचार पत्र हम देखते हैं। समाचार पत्र मतलब दूसरे शब्दों में उसे कहे अखबार, गुजराती में कहे छापू। हर रोज हम अखबार पढ़ते हैं, समाचार न्यूज चैनल, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं न्यूज चैनल जो हम देखते हैं। तो आप देखें कि जैसे ही आप अखबार खोलते हैं, समाचार पत्र आप हाथ में लेते हैं या न्यूज आप देखते हैं, समाचार आप टीवी में देखते हैं, तो ऐसी खबरें बहुत ही छपी रहती हैं। कैसी खबरें आप, तो खून, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का खून कर दिया। यहां पर 5 लाख, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, बैंक से पैसे लेकर वह जा रहा था तो कोई चोर पीछे से आया, हाथ से 5 लाख का बैग उठाकर जो है वह रफू चक्कर हो गया। तो बहुत सारी ऐसी खबरें, खून खराबा, हत्या, चोरी, लूटपाट, डकैती, भ्रष्टाचार, बेईमानी जैसे समाचार जो है वह उसमें भरे रहते हैं समाचार में। तो हर रोज उठते हैं, उठकर हमारी आदत होती है कि भाई जैसे ही अखबार आता है तो हम हाथ में अखबार लेते हैं और अखबार पढ़ते हैं। जैसे ही अखबार पढ़ा, पहले पन्ने पर कि एक नेता ने इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, इतनी बेईमानी की। दूसरा समाचार हमने सुना, पन्ना पलटते हैं, समाचार सुना कि एक व्यक्ति ने पैसों के लिए दूसरे व्यक्ति को मार दिया। जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, भाई भाई के बीच जमीन के लिए झगड़ा जो है वह चल रहा है। तो चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, भ्रष्टाचार, बेईमानी जैसे समाचार जो है वह भरे रहते हैं। और ये देखकर कभी कभी हमारा मन
हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं रहा। हम देश की बात करें तो हमें लगता है कि देश में सारे लोग बेईमान हैं, सभी भ्रष्टाचारी है, खूनी है, चोर है, कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। पूरी दुनिया जो है, पूरा देश वह एकदम पूरी तरह से हमें लगता है कि कहीं पर अच्छाई नहीं है, चारों ओर बुराई ही बुराई। चारों ओर आप जहां नजर डालते हैं आपको लगता है बुराई ही बुराई, अच्छाई कहीं पर आपको नजर नहीं आती। और ये देखकर कभी कभी हमारा मन हताश हो जाता है, निराश हो जाते हैं। हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। तो लेखक ने यहां पर यह बताया है कि ये सब देखकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें बाहर हम नजर करते हैं, हमें बुराई ही बुराई नजर आती है। चोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, हत्या, ये सब हमारी नजर में ये सब आता है। तो ऊपर ऊपर से हम सब ये देखते हैं, तो जो ऊपर हमारी नजर में जो होता है, जो हमें दिखाई देता है, हमें लगता है कि बस ऐसा ही है, और ये देखकर हम हताश हो जाते हैं। लेखक ने कहा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही ऊपर ऊपर बुराई ही बुराई हमें नजर आती है, लेकिन बुराई के नीचे जो है वह अच्छाई वह छिपी हुई है। बुराई के नीचे जो है वह अच्छाई है। बुरे लोग हैं तो उसके सामने भले ही 100 लोग बुरे हैं, लेकिन 5 लोग उसके सामने अच्छे भी हैं। 100 बुरी घटना घटित होती है, लेकिन एक अच्छी घटना वह उसके सामने जो है 100 बुरी घटनाओं को पछाड़ देती है। तो अच्छाई हमारे समाज में है, हालांकि वह दब गई है। हमें लगता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति उसका नुकसान होता है। वास्तव में ये है, आज की स्थिति है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सत्य समाप्त हो गया, सत्य नष्ट हो गया, ये नहीं है। सत्य है, और सत्य जो है वह छिपा हुआ है, दब गया है। किसके नीचे दब गया है? झूठ के नीचे। अच्छाई है, अच्छाई दब गई है। किसके नीचे दब गई है? बुराई के नीचे। लेकिन समय आएगा, और जैसे ही ये समय आएगा तो अच्छाई वह बुराई को दबा देगी, सत्य जो है वह झूठ को दबा देगा, पछाड़ देगा। लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमें आशा ये रखनी चाहिए, आशान्वित होना चाहिए कि आज भले ही ये सब है, बुराई ही बुराई, झूठ ही झूठ, फरेब, धोखा, लेकिन एक समय आएगा कि सत्य की जीत होगी। होता है ना, आप फिल्म देखते हैं, कोई भी आप पिक्चर देखते हैं, कोई भी ऐसा कार्यक्रम आप देखते हैं, तो फिल्म आप देखते हैं, उसमें हीरो होता है, विलन होता है। आपने देखा है, आप देखते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है? शुरू से लेकर पिक्चर जब शुरू होती है तब से विलन वह हीरो को मारता है, विलन का नुकसान ही होता है, हीरो का नुकसान ही होता है, विलन जीतता है। लेकिन जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ती जाती है और पिक्चर का जब अंत आता है तो विलन क्या होता है? मर जाता है। हीरो वह विलन को मार देता है, विलन का नाश होता है। तो ये क्या दिखाता है कि अंत में सत्य की जीत होती है। लेकिन उसके लिए 3 घंटे या 2 घंटे हम देखते हैं, पूरी पिक्चर हम देखते हैं। क्यों देखते हैं? हमें ये आशा होती है, हमें ये होता है कि अंत में ये विलन वह मर जाएगा, सत्य की जीत होगी, झूठ जो है वह हार जाएगा। तो उसी तरह समाज में भी है कि बुराई ही बुराई वो नजर आती है, लेकिन उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी है। सत्य की जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना है। हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, और सतत हमें प्रयत्न करके, अच्छे कर्म करके
आगे वो बढ़ते रहना है, हमें भी आगे बढ़ना है और प्रयत्न करके हमें अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। ये संदेश, ये बात इस निबंध में निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताई है। आप देखें, किताब आपके सामने है, सामने रखिए और सामने रखकर आप जो है वह देखें। कहते हैं लेखक, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा मन अलग अलग है, आप मेरा और मन, मेरा मन पूरा नहीं है, बाकी आप क्या करेंगे, मेरा मन, तो मेरा मन कहता है, तो मेरा मन क्या कहता है, नाम होता है ना मेरा मन, तो ये मेरा मन नहीं, मेरा मन मतलब मेरा ये मन। लेखक कहते हैं कि मेरा ये जो मन है वह कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना एक मुहावरा है। मन बैठ जाना तो क्या होगा, हताश होना। क्या होगा, हताश होना। हताश होना मतलब निराश होना। तो लेखक कहते हैं कि कभी कभी मैं हताश हो जाता हूं, मैं निराश हो जाता हूं। क्यों निराश हो जाते हैं? कहा कि समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे ही समाचार पत्र, पहले ये निबंध बहुत साल पहले लिखा गया है, उस समय टीवी भी नहीं था और ये माध्यम जो है समाचार प्राप्त, बस समाचार पत्र के द्वारा देश विदेश के समाचार प्राप्त होते थे लोगों को। तो घरों में अखबार मतलब छापो, गुजराती में छापो कहते हैं, समाचार अखबार छापो ये सब एक ही है। गुजराती में हम सामान्य शब्दों में छापो कहते हैं, उसे अखबार कहते हैं, समाचार पत्र कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि समाचार पत्र जैसे ही मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ सवेरे, तो उसमें कैसे समाचार रहते हैं, ठगी, धोखा देना। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ठग लिया, धोखा दिया, लूट लिया। फिर डकैती, चोरी, डाका डाला, चोरी, तस्करी, तस्करी का अर्थ भी यही होता है, चोरी। और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। और भ्रष्टाचार, एक व्यक्ति ने इतने, कोई नेता होता है तो एक नेता ने इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, तो चोरी, लूटपाट, खून खराबा, ऐसे समाचार अखबार में भरे रहते हैं। आज भी है, आप देखते होंगे, अगर आप समाचार पढ़ें, और पढ़ना ही चाहिए, अखबार सवेरे जो है वो पढ़ना। अगर हमारे घर में समाचार पत्र नहीं है, अखबार नहीं आता, तो किसी के यहाँ होता है आसपास, तो आप जो है वह पढ़ सकते हैं। तो समाचार में ऐसे समाचार ज्यादा रहते हैं। तो हर रोज लेखक ऐसे समाचार पढ़ते हैं तो लेखक हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाता है। एक कहता है कि तू झूठा है, तो दूसरा कहेगा कि तू झूठा है। एक कहेगा कि तू बेईमान है, दूसरा कहेगा कि तू बेईमान है। आमने सामने आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और ऐसा वातावरण देश का बन गया है, देश में ऐसा वातावरण बन गया है, ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं है, सब बेईमान है, ऐसा लगता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। संदेह मतलब शंका। समाज में कोई व्यक्ति कोई पद प्राप्त कर लेता है, ऊंचे पद पर, या कोई ऊंचा पद प्राप्त करता है, तो दूसरे लोग जो है वह उसकी ओर शंका की नजरों से देखते हैं। जितना ऊंचा पद प्राप्त किया, लोग उसमें दोष देखने लगेंगे। कोई व्यक्ति, मान लीजिए सामान्य व्यक्ति होता है, गरीब होता है, और वह मेहनत करके किसी भी तरह से वह पैसे वाला बन जाता है, समाज में मान सम्मान उसका बढ़ जाता है, तो दूसरे जो लोग होते हैं वह उसकी बुराई करने लगते हैं, उसमें दोष खोजने लगते हैं कि ये तो चोरी है, ये चोर है, ये तो बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है, ये ऐसा है वैसा है। लोग उसमें दोष देखने लगते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। लेखक कहते हैं कि एक बहुत ही बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि आजकल सबसे सुखी आदमी कौन है?
तो कहा, उसने बताया कि जो कुछ भी नहीं करता, कोई भी कुछ भी नहीं करता, वह सबसे सुखी है। क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, लोग आप में दोष खोजने लगेंगे। मान लीजिए कि अभी तो गांव में ये समूह विवाह का आयोजन होता है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा ये जो आपको पता है, बहुत ही कम खर्च में शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। तो समूह विवाह एक बहुत ही अच्छा सामाजिक ये कार्य है, बहुत ही बड़ा और श्रेष्ठ ये सामाजिक कार्य है, आप सब जानते हैं। तो जो आयोजक है, जो ये काम शुरू करते हैं, जिसने ये काम शुरू किया, ये बात जिसने समाज के सामने रखी या वह आगे चला ये काम करने के लिए, तो कई सारे लोग जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसमें दोष खोजने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं। तो आप जो भी कुछ भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे आप समाज में, समाज के लिए, या तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी बुराई करने लगेंगे, आप में दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। एक व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, ऊंचे पद को प्राप्त करता है, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसमें दोष खोजने लगेंगे। उसमें अच्छे गुण भी हैं, लेकिन उसके गुणों को हम भुला देते हैं, साइड में कर देते हैं, और एक सामान्य दोष अगर उसमें है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर, दोष को जरा एक छोटा सा है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर हम प्रकट करते हैं, समाज में कहते फिरते हैं, ये इतना ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसी बातें हम करते हैं। दोष किसमें नहीं होते? कोई भी व्यक्ति होता है, मैं हूं, आप, कोई भी है, हर एक व्यक्ति में दोष होते हैं, हर एक व्यक्ति में दोष होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और इसी कारण दोष तो सब में होते हैं, हर एक व्यक्ति में दोष होते हैं, गुण भी होते हैं, लेकिन और साथ ही साथ दोष भी होते हैं, दोनों है, गुण और दोष। हर एक व्यक्ति में आप देखिए गुण होते हैं और दोष भी होते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं? उसके गुणों को हम नहीं देखते, उसके गुणों को हम नहीं देखते, क्या देखते हैं? उसके दोषों को हम देखते हैं, उसके गुणों को हम भुला देते हैं, साइड में कर देते हैं, बिल्कुल नहीं देखते, और उनके जो दोष है वह हम देखते हैं। होता है ना, कोई व्यक्ति नए कपड़े पहनकर आया है, पहले दिन बहुत ही अच्छे कपड़े पहने, बहुत ही सुंदर कपड़े खरीद कर लाता है। मान लीजिए कि यहाँ पेन वह रखता है और पेन में से स्याही निकली, तो एक छोटा सा दाग यहाँ पर, सफेद शर्ट है, मान लीजिए सफेद शर्ट पहना है, बहुत ही अच्छा ये शर्ट है, पहनकर आता है, और एक काला निशान यहाँ पर लग जाता है, काला यहाँ पर या कहीं पर भी जो है वह काला लग जाता है। तो हमें पूरा ये जो शर्ट है वह हमें नजर नहीं आएगा, हम कहाँ, हमारी नजर कहाँ पड़ेगी? वह काला जो होता है ना निशान, दाग, तो उसकी ओर हमारी नजर पड़ेगी। ये तो जो बहुत ही खराब लग रहा है, ये काला ये लगा कर आया है, या बहुत ही खराब, ऐसी हमारी नजर है। तो हम गुण ये हम देखते नहीं है, हमारी नजर जो है वह दोष पर पड़ती है। तो कोई व्यक्ति समाज में आगे बढ़ता है, कोई ऊंचा पद प्राप्त करता है, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके दोष खोजने लगते हैं। दोष हर एक व्यक्ति में होते हैं, उसमें भी होते हैं, गुण भी है, दोष भी है, लेकिन हम उनके गुणों को नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? उसके दोषों को देखते हैं, और दोष भी बढ़ा चढ़ाकर समाज में प्रकट करते हैं। तो ये आज की स्थिति है, और ये स्थिति लेखक कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ये भारतवर्ष मतलब भारत देश, यही भारत देश है
जिसका सपना महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों ने, महान ज्ञानियों ने जिस भव्य भारत की कल्पना की थी, क्या वह देश भारत आज है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरे शब्दों में ठाकुर टैगोर भी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली भाषा के बहुत ही बड़े साहित्यकार। उनका एक काव्य संग्रह भी है, गीतांजलि, और गीतांजलि काव्य संग्रह पर रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व का श्रेष्ठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नाम आपने सुना होगा। तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को ये नोबेल पुरस्कार ये प्राप्त ये हुआ है, और जिन्होंने समग्र विश्व में भारत का नाम रोशन किया अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से। ऐसे महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय भारत के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। तो महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। अतीत मतलब भूतकाल, गह्वर मतलब गुफा, अंधकार। तो रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय ने जिस भव्य भारत की कल्पना की थी, संस्कृत सभ्य संस्कार, तो ऐसा महान भारत क्या भूतकाल में डूब गया? भूतकाल के अंधकार में डूब गया, चला गया, नष्ट हो गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? भारत को महामानव समुद्र कहा है। समुद्र जो होता है ना, उसमें बहुत सारे वनस्पतियां, बहुत सारे जीव बस उसमें होते हैं, समुद्र में बहुत सारे, और सब मिलजुल कर अंदर समुद्र में रहते हैं। बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे जीव, जलचर प्राणी जिसे कहते हैं, वह उसमें वह रहते हैं साथ में। तो भारत देश को महामानव समुद्र कहा है, महान मनुष्य का समुद्र। तो भारत में आप देखें, आर्य द्रविड़, द्रविड़ यहाँ के मूल है, आर्य बाहर से आए, तो आर्य लोग, द्रविड़ लोग यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध विदेश से आए हैं। तो सब भारत में मिलजुल कर रहते हैं, साथ में सब रहते हैं, और इसी कारण से महामानव समुद्र कहा है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा महामानव समुद्र क्या सूख गया, नष्ट हो गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि मेरा मन ये कहता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, भारत नष्ट नहीं हो सकता, भारत खत्म नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषी, मनीषी मतलब ज्ञानी, तो हमारे महान ज्ञानी, महान हमारे जो पंडित हो गए हैं, महान जो लोग हो गए हैं, उन्होंने जिस भव्य भारत का सपना देखा है, तो वह भव्य भारत आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। वह नष्ट नहीं होगा, वह खत्म नहीं होगा। यहाँ तक रखते हैं, अगले पीरियड में आगे का लेंगे। धन्यवाद।